हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर 2 देखने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो देखिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था। किसी परमाणु या अणु द्वारा अलग अलग मात्राओं में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जब ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा अब्जॉर्ब होती है या ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जन होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। और जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम। चीज़ हम क्या कहते हैं, क्वांटा। प्रकाश को क्वांटा कहलाता है, वही फोटोन कहलाता है। और विकिरण की अगर मैं एक फोटोन क्वांटम की ऊर्जा की बात करूँ फोटोन की, तो ई प्रोपोर्शनल न्यू, ई इज इक्वल टू, हमने प्रोपोर्शनल हटा के क्या लिया, एच। एच क्या है, एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था कि जो एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है उसमें जो हमारी अलग अलग क्वांटिटी में जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है उसके रूप में जो हमारी एनर्जी निकलती है उसका या तो क्या होता है, एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी को, या फिर जो उत्सर्जन करेगा उसका, तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। और प्रकाश का क्वांटम को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहलाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बोर का परमाणु मॉडल। इसको बोर को हम इंग्लिश में बोहर कहते हैं, तो हम कंफ्यूज मत होना, बोर का परमाणु मॉडल या बोहर एटॉमिक मॉडल। देखिए, बोर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या मॉडल, उसने मॉडल क्यों दिया था। और देखिए, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें जो कमियां आई थी, उसमें जो लिमिटेशन थी, उसको दूर करने के लिए बोहर का परमाणु मॉडल आया था। और हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं के लिए व्यक्त करने के लिए भी बोहर का परमाणु मॉडल आया था। और ये 1913 में आया था। सन 1913 में नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल दिया। देखिए, इस मॉडल के टॉपिक क्या था ये मॉडल, कि परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है, सबको पता है, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान उपस्थित होता है। एंड उसने सेकंड क्या दिया, परमाणु में नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती है जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। देखिए आप, ये परमाणु है, ठीक है, परमाणु के अंदर क्या है आपका, ये नाभिक, ठीक है, और ये बाहर क्या है, जिसके और नाभिक के चारों ओर कई वृत्तीय कक्षाएं होती है, ये क्या है, कक्षाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इन्हें हम कहाँ से परिचय करते हैं, एन से। और इनका मान क्या होता है, देखिए जो हमारी कोश है, कक्षा है, ये कौन सी है, के एल एम एन, के एल एम एन, ये हमारी सारी क्या है, कोश, जिसे इंग्लिश में शेल कहते हैं, और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको इनको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। देखिए, जो ये वाला के कोश है वो क्या है, नाभिक के बहुत पास है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ये एन दूर होता जाएगी एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी लेवल कम होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड टूटता जाएगा। इसका मान एन किसका, जो के एल एम एन होता है कोश, इनका मान एन के लिए कितना होता है, 1 2 3 4, ठीक है, और इन्हें हम कोश भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होती है। और स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। जो कक्षा हमारी, जो भी हमारा शेल स्टेबल होगा उसमें जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी होती है, उसको उत्सर्जन नहीं करता। विभिन्न ऊर्जा स्तरों में मैंने आपको बताया एनर्जी लेवल है, के एल एम एन, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है NH/2π होता है, जिसे हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, एच को। एच का मान मैंने आपको बताया है कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। देखिए, नील बोर का परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मॉडल दिया गया था, और हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं को व्यक्त करने के लिए। अब नील बोर के परमाणु मॉडल में कुछ दोष थे। ये दोष क्या थे कि इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित हीलियम, द्विआयनित लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है। जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है तो पता चलता है कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी है, और इस मॉडल द्वारा इन रेखाओं की ऊर्जा के कारण ये व्याख्या नहीं की जा सकती। इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक समझाऊंगी।